हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने ये वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों के बिल्कुल 5 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना है, जो कि आपका महिला सुपरवाइजर का सिलेबस के अकॉर्डिंग शारीरिक संरचना जो आप लोगों का चैप्टर है, उसमें ये जो मानव शरीर का पाचन तंत्र है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दिया गया है। उसमें इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। यहाँ से बिल्कुल आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अब डेली लाइव क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। कल से सुपरवाइजर के एग्जाम तक आप लोगों को हमारे चैनल से अलग अलग चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जो कि आप लोगों को टेस्ट लगाना है, अपना राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन पर बताना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, देखिएगा कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा है। एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। देखिए, आप लोगों को ऑप्शंस देखना है और अपना राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन पर बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा मुझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, जो कि मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा जो खंड होता है वो छोटी आंत होती है। आप देखिए कि छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा घटक है। छोटी आंत की लंबाई जो कि होती है 7 मीटर, जिसे कहा जाता है 22 फीट, ठीक है। तो देखिए, यहां से भी कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पाचन तंत्र की सबसे जो लंबा घटक है वो तो क्या है, छोटी आंत है। अब छोटी आंत की जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है, तो ये भी आप लोगों से बिल्कुल पूछा जा सकता है। वही छोटी आंत की जो प्राथमिक गतिविधियां हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करना और भोजन का पाचन पूरा करना है। तो एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहिएगा। एक क्वेश्चन से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने पूछा गया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। अब बताइए कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। तो आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है पेप्सिन। अब देखिएगा कि जो पेप्सिन होता है वो एंजाइम को पचाता है, वही जो प्रोटीन मानव शरीर का मूल अणु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा आप लोग। बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपका चैप्टर है शरीर की संरचना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट फ्रंट पेज में आप लोगों का यही दिया गया है, पाचन तंत्र। इससे बिल्कुल क्वेश्चंस आना है, बिल्कुल चैनल पर बने रहें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जो अमाशय के बाहर उदर में स्थित होता है तथा ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है अग्नाशय, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये करता है ग्रंथि के रूप में काम, हमेशा याद पे रखें। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों कार्य करता है। ये भी आप लोगों से बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो अग्नाशय होता है वो कैसे कार्य करता है, तो ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों तरीके से कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि देखिएगा कि अपचानीय भोजन से अधिकांश पानी डैश में अपशोषित होता है। किस चीज में अपशोषित होता है बता दीजिएगा, फटाफट आंसर दे दीजिएगा सुपर फास्ट की स्पीड से। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, जो कि देखिए इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा समझिए इसको। तो देखिए, जो बड़ी आंत होती है हमारे पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आप लोगों को भी पता है। यहाँ जो भोजन में अधिकांश पानी को अपशोषित कर सकती है, ठीक है, जो कि बड़ी आंत मुख्यतः 3 अलग अलग तरीकों से चलती है। अब किस तरीके से ये चलती है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ऑप्शंस आप लोगों को दिया जाएगा, इसमें से 3 में से एक ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपको देखिए कौन कौन से 3 अलग तरीके से चलती है, तो क्रमाकुंचन, सामूहिक क्रमाकुंचन
और हॉस्टल मंथन। तो ये 3 तरीके से जो कि होती है बड़ी आंत चलती है। इसमें एक राइट आंसर आपको दिया जाएगा, बाकी की 3 गलत ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल इन्हें सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें। अब देखिए कि यह पदार्थ मालाशय में प्रवेश करने से पहले बृहतांत्र में आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और जो खंडों से गुजरता है, ठीक है। वही बड़ी आंत की जो लंबाई है ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले एग्जाम में कि जो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो याद रखें, जो कि ये आए या ना आए, ये तो आप लोगों की नॉलेज के लिए भी बिल्कुल जरूरी है कि जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो 5 फीट, जिसे कहा जा सकता है 1.5 मीटर, ठीक है। इतनी होती है बड़ी आंत की लंबाई। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है। तो बताइए कि जो अमाशय का कौन सा भाग है जो छोटी आंत में खुलता है। आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो छोटी आंत का जो भाग होता है वो खुलता है फाइलोरिक भाग में, जो कि आप देख सकते हैं कि अमाशय एक मांसपेशीय जे आकार की मोटी दीवार वाली थैली होती है, ठीक है। जैसी संरचना होती है जो गैस्ट्रोएसोफेलियल जो कि नामक एक सिम्फेटर द्वारा भोजन को कई घंटों तक संग्रहित रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस पर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिकांश पाचन प्रक्रियाएं कहाँ होती है, कहाँ होती है पाचन प्रक्रिया। आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। सभी लोग कमेंट्स में आंसर दीजिए किसका क्या होगा राइट आंसर। पाचन प्रक्रिया कहाँ होती है, सभी लोग आंसर दीजिए। तो जो पाचन प्रक्रिया होती है वो होती है छोटी आंत में। अब देखिए कि भोजन का 90% जो कि 90% पाचन और अपशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। वहीं 10% पेट और बड़ी आंत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7, कौन से हाइड्रोटाइटिक एंजाइम कम पीएच वाले वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है फ्रूटिएज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है, कहाँ पर बनता है हमारे शरीर में पित्त रस। तो बिल्कुल पता होना चाहिए ये आंसर भी। तो जो कि हमारे शरीर में पित्त रस बनता है यकृत में, जो कि यकृत हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल ये भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं, तो वो होता है यकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव लार ग्रंथि नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी ग्रंथि है जो मानव लार ग्रंथि नहीं है। तो वो होती है जो कि होती है एम्फा आर्बिटल, ठीक है, जो कि मानव ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एंजाइम डायस्टिस स्रावित करता है। तो बताइए कि कौन सा एंजाइम है। तो ये एंजाइम का नाम है जो कि है मौखिक गुहा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि देखिए आप थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आते हैं ऐसे, इनमें से भी बिल्कुल क्वेश्चंस बनना है। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम के नाम बताइए। आप लोगों को एंजाइम के नाम बताना है, यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। तो बताइए कि अग्नाशयी रस में जो मौजूद एंजाइम होते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। तो उनके नाम यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि देख लीजिए ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, एमाइलेज और जो कि होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टेज, ठीक है। तो ये होते हैं इसके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है कोसिलिस्टोकाइनिन और सिकैट्रिन। देखिए नाम थोड़े अजीब होते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे नाम हम लोग कैसे याद में रखें, लेकिन ऐसे नाम से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बिल्कुल यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं हर बार एग्जाम में। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ही हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि शिशुओं में गैस्ट्रिक जूस में होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो जो कि शिशुओं के गैस्ट्रिक जूस में होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत्र माइकोशा द्वारा फ्रुक्टोज का अवशोषण होता है। तो बताइए कि आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है सरल प्रसार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोकॉक्सीपेप्टेज को अपनी गतिविधि के लिए डैश की आवश्यकता होती, किस चीज की आवश्यकता होती है? बता दीजिएगा सभी लोग आंसर। यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शंस दिए गए हैं, तो किस चीज की आवश्यकता होती है? आंख बंद करके आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं, जो कि होती है जिंक की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Na, जो कि क्या होता है? सोडियम होता है आपका। ठीक है, सोडियम एक क्षारीय धातु होती है और अन्य वाहक आयन अवशोषण की सुविधा प्रदान करते हैं। बताइए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, बताइएगा सोडियम के बारे में यहाँ पूछा गया है आप लोगों से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है अमीनो एसिड और ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्कैटिन और पॉलिस्ट्रोकाइनिन का स्त्राव होता है। बताइए कि इसका स्त्राव कैसे होता है? तो यहाँ आपके ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहणी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कम पीएच में कार्य करता है? तो आपको बताना है कि कम पीएच में कार्य करता है कौन सा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस देख लीजिए, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है प्रोटीएज। जो कि आप लोगों से पीएच मान पूछा गया है। पीएच मान क्या होता है? जो कि 7 से कम होने पर यह अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर यह क्षारीय होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? तो बताइएगा, यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका इससे पूछा गया है निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग। बताइए कि निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है फैलार्गा। ठीक है, जो होता है निकोटिस की कमी से। जो कि एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है कि एनीमिया किस चीज की कमी से होता है? तो ये भी ध्यान में रखें कि जो एनीमिया होता है वो होता है आयरन की कमी से, या आयरन की कमी से होता है। कई बार होता है जो विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है, तो ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है, सो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।